बेटा आपको याद होगा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.8 कंप्लीट कर लिया हुआ है। इसमें हम लोगों ने डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम पढ़ा हुआ था, उसका फॉर्मूला देखा और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस भी हमने कैलकुलेट कर लिए। आज जब हम उससे और आगे चलते हैं तो हमारी एक्सरसाइज 7.9 के हमको आज इंट्रोडक्शन करना है, जिसमें उसके इंट्रोडक्शन में मुझे पढ़ना क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की कुछ फंडामेंटल थ्योरम है, दो थ्योरम है, थ्योरम 1 और थ्योरम 2। इन्हें आज हमें स्टडी करना है और देखना है कि इन थ्योरम्स में हमको क्या बताया जाता है। लेकिन इन थ्योरम्स को सीखने से पहले हमें एक चीज सीखना बहुत जरूरी है, जिसे हम बोलते हैं एरिया फंक्शन, क्षेत्रफल फलन। इसे हिंदी में हम बोलते हैं क्षेत्रफल फलन, एरिया फंक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं एक फिगर बनाता हूं और उस फिगर की मदद से आपको समझाता हूं, थोड़ा सभी बच्चे गौर करिएगा। ये एक्स एक्सिस मैंने मान ली इधर की तरफ, और इधर हमने मान ली है वाई एक्सिस। वाई एक्सिस ओके। अब हमने माना एक कर्व है, कैसा भी आप कर्व मान लीजिए, ऐसा हमने मान लिया एक कर्व है। इसका ये जो लोवेस्ट लिमिट है वो है a, और जो ये अपर लिमिट है वो यहां पर है b। हम यहां पर कहीं पर x मान लेते हैं एक। अब अगर मैं यहां से एक ऐसा ड्रॉप करूं परपेंडिकुलर, इससे तो आप जानते ही हैं ये y इज इक्वल टू एफ ऑफ x है। आप एक चीज आपने पढ़ा है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ x dx फ्रॉम a टू x। अगर हमने ऐसा लिखा है तो इसका क्या मतलब है? डेफिनिट इंटीग्रल की जब हमने स्टार्टिंग की थी तो डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ अ सम में भी आपको इसका मीनिंग बताया गया था। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? तो आपको बताया गया था कि इसका एक्चुअल मीनिंग होता है फंक्शन एफ ऑफ एक्स के नीचे सीमाओं a से x तक तथा x अक्ष से घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो ये जो फिगर है बेटा हमारा, अगर मैं ये लिख देता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx फ्रॉम a टू x, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि फलन के नीचे a से x तक का एरिया, a से x तक का एरिया, ये इसका मतलब है। इस एरिया के बारे में बात की जा रही है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इतना एरिया निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से जरा देखें बेटा, ये x पॉइंट अभी यहां पर है। अगर मैं इस x को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूं, यहां कर देता हूं अगर x को, या मैं x को थोड़ा सा पीछे कर देता हूं। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, अगर मैं इस पॉइंट x को थोड़ा पीछे कर देता हूं, फिर मैं जब इसे सॉल्व करूंगा तो बताइए इसकी वैल्यू पहले से कम आएगी या ज्यादा आएगी? ये x अगर मैं यहां पर कर देता हूं, इस जगह कर देता हूं, तो अब मैं जब इसको सॉल्व करूंगा तो वो यहां से लेकर यहां तक का ही केवल एरिया मुझे बताएगा, यानी कि इसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी? पहले से कम हो जाएगी, क्योंकि अभी इतना ही एरिया तो निकल के आएगा, ये वाला एरिया तो छूट जाएगा ना, उससे इतना एरिया निकल के आएगा तो इसकी वैल्यू कम हो गई। और अगर हम इसी x को यहां तक बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा ऐसा दूर कर देते हैं, तो अगर यहां तक कर देंगे तो अब ये वाली जो लाइन होगी, ये लाइन यहां पर आ जाएगी। उस वक्त जब हम इसकी वैल्यूज को सॉल्व करेंगे तो इसमें ये एरिया भी अब शामिल हो जाएगा ऐसे। तो अब एरिया की वैल्यू पहले से क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर मैं इस x को यहां से यहां लाया, यहां से यहां लाकर कर दूंगा, अगर इसी x को, अगर इसी x को मैं यहां के बजाय यहां कर दूं, अब इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर से इसके नीचे का एरिया निकलेगा और वो एरिया इतना बड़ा हो जाएगा।
यानी कि एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। कहने का मतलब मेरे यूं कि x की वैल्यू को कम करने से एरिया अंडर द कर्व जो कि हम इससे कैलकुलेट करते हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और अगर मैं x की वैल्यू को बढ़ा देता हूं, x की वैल्यू को अगर मैं बढ़ा देता हूं तो एरिया अंडर द कर्व मींस इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो x की वैल्यू कम करने से एरिया अंडर द कर्व कम हो जाता है, x की वैल्यू बढ़ा देने से एरिया अंडर द कर्व बढ़ जाता है। अब एक बात तो बिल्कुल साफ है कि ग्राफ के नीचे दोनों सीमाओं के बीच का जो क्षेत्रफल है वो x की वैल्यू पर निर्भर करता है फिर तो, क्योंकि x के बढ़ाने से एरिया अंडर द कर्व बढ़ता है और x के घटाने से एरिया अंडर द कर्व क्षेत्रफल का मान घट जाता है। तो बिल्कुल साफ है कि x के जो क्षेत्रफल का मान है वो x पर निर्भर करता है। अब आप तो जानते हैं अगर कोई भी चीज किसी पर निर्भर करती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये वाला नंबर इसका फलन है, ये क्वांटिटी इसका फलन है। जैसे हम देखते हैं कि अगर हम सेम स्पीड में चल रहे हैं तो टाइम के कम ज्यादा होने से हमारे द्वारा तय की गई दूरी कम ज्यादा हो जाती है। अगर हम एक समान चाल से चलेंगे तो समय के कम ज्यादा होने से हमारे द्वारा तय की गई दूरी में फर्क पड़ेगा। अगर हम एक समान चाल से चल रहे हैं और हमने चले ही हम कम समय तक तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी कम होगी। अगर हम ज्यादा समय तक चलेंगे तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी ज्यादा होगी। तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे सिचुएशन पे दूरी समय का एक फलन है। सिमिलरली यहां पर एरिया x का एक फलन है क्योंकि x के कम ज्यादा होने से एरिया बदल रहा है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यहां पर मैं लिख सकता हूं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्षेत्रफल यानी कि एरिया x पर निर्भर करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ax पर निर्भर करता है, ठीक है, x पर निर्भर करता है। इस क्षेत्रफल को, क्योंकि ये x पर निर्भर करता है, इस क्षेत्रफल को a ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं। a ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं। मैं फिर से बता दूं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल a x पर निर्भर करता है। इस क्षेत्रफल को हम a ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि एरिया x पर डिपेंड करता है, तथा फलन a ऑफ x को ही क्षेत्रफल फलन कहा जाता है, को ही क्षेत्रफल फलन कहा जाता है। तो ये होता है बेटा एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, a ऑफ x विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम a टू x, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ये एरिया फंक्शन जो कि आपने सबसे पहले पढ़ा हुआ है, मैं फिर से एक बार बता दूं कि x की वैल्यू कम करने से शेडेड पोर्शन का एरिया कम हो जाता है, x की वैल्यू ज्यादा कर देने से शेडेड पोर्शन का एरिया ज्यादा हो जाता है। इट मींस कि जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है x पर निर्भर करता है। इस क्षेत्रफल को हम a ऑफ x से प्रदर्शित करते हैं क्योंकि x पर डिपेंड करता है, और फलन को a ऑफ x को ही हम क्षेत्रफल फलन कहते हैं, उसकी वैल्यू हम इससे फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। इसी एरिया फंक्शन पर आधारित दो थ्योरम्स आपको पढ़नी है, विच आर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। उसमें से थ्योरम 1 पढ़ेंगे,
फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो पहली फंडामेंटल थ्योरम क्या है? मान लीजिए बंद अंतराल a कॉमा b में, बंद अंतराल का क्या मतलब है कि जो x की वैल्यू हम चेंज करेंगे वो a से b तक चेंज करेंगे, a से कम नहीं लाएंगे, b से ज्यादा नहीं ले जाएंगे। ध्यान रखिएगा कि बंद अंतराल का ये मतलब है कि जो x की वैल्यू हम कम करेंगे, ज्यादा करेंगे, लेकिन कभी भी b से ज्यादा नहीं ले जाएंगे और कभी भी a से कम नहीं लेके जाएंगे। तो मान लीजिए बंद अंतराल क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b पर f एक संतत फलन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, और a ऑफ x क्षेत्रफल फलन है। ये जो a ऑफ x अभी हमने फाइंड आउट किया ना, ये क्षेत्रफल फलन है। तब सभी x जो कि a से b तक हैं उनके लिए एक रूल यहां बताया गया दैट a डैश x विल बी इक्वल टू f of x. a dash x means differential coefficient of area function. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, differentiation of area function. Differentiation of area function will differentiation of area function a dash x means differentiation of area function will be equal to the antiderivative of f of x dx, या मैं बोल सकता हूं ये सिर्फ f of x के इक्वल होगा। और वैसे भी बेटा अगर आप इसका अवकलन कर देंगे, तो क्योंकि ये इंटीग्रेशन का निशान है, इंटीग्रेशन यहां पर हो रहा है, तो जैसे ही आप अवकलन करेंगे, अवकलन तो इंटीग्रल का विपरीत प्रक्रिया होती है, तो अवकलन इस समाकलन की प्रक्रिया को कैंसिल कर देगी और सिर्फ क्या बचेगा अंदर? सिर्फ फंक्शन बचेगा। फिर से देखिए a डैश x का क्या मतलब है? आपने x के सापेक्ष एरिया फंक्शन का क्या किया? अवकलन किया, तो एरिया फंक्शन की तो ये वैल्यू है। अगर आपने इसका अवकलन किया, मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूं, आपको और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। a डैश x इज इक्वल टू d dx ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a टू x। क्योंकि डैश लगा है इसका मतलब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, और जब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी केवल f of x, सीधे इस फंक्शन के बराबर आ जाएगी। और क्यों? क्योंकि समाकलन का आप अवकलन कर रहे हैं। समाकलन और अवकलन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसीजर है, तो जब आप समाकलन का अवकलन करेंगे तो समाकलन और अवकलन एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और कैंसिल कर देने के बाद यह फंक्शन सीधे हमको मिल जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है इंटीग्रल कैलकुलस की। क्या है? फिर से एक बार देख लें कि बंद अंतराल a कॉमा b में, बंद अंतराल का मतलब है आपके x की वैल्यू a से कम और b से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर f एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है और a ऑफ x एरिया फंक्शन है, तब जितने भी x जो कि a क्लोज इंटरवल a कॉमा b को बिलोंग करेंगे, उनके लिए एरिया फंक्शन का जो अवकल गुणांक होगा वो इस फंक्शन f ऑफ x के बराबर आएगा, और कुछ नहीं। इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया फंक्शन विल बी इक्वल टू f ऑफ x। ओके, नाउ नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2, सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम क्या होगी उसके बारे में देखिए, लिखा है मान लीजिए कि बंद अंतराल a, b पर f एक संतत फलन है, वो तो यहीं पर लिखा है, और f का प्रति अवकलज कैपिटल F है। प्रति अवकलज का मतलब समझते हैं? समाकल। प्रति अवकलज का मतलब दूसरा मतलब क्या है? समाकल। तो अगर एक फलन f है जो कि a, b क्लोज्ड इंटरवल a, b पर
कॉन्टिन्यूअस है और f का समाकल कैपिटल F है। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम क्या है मैं आपको बताऊं, आप ध्यान से सुनिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a टू b विल बी इक्वल टू, अब अभी हमने देखा कि f का प्रति अवकलज यानी कि जो भी फंक्शन यहां लिखा हुआ है उसका समाकल कितना है, कैपिटल F। तो इसका समाकल हमने लिख दिया कैपिटल F ऑफ x। लिमिट्स a टू b हैं तो यहां पर हम लिमिट्स a टू b लिख देंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस फंक्शन का प्रति अवकलज लिखा और ये जो लिमिट्स थी उनको हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। उसके बाद आप इस पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी f ऑफ b माइनस f ऑफ a। f ऑफ b, सबसे पहले इस x की जगह पे, वेरिएबल की जगह पर अपर लिमिट मुझे लिखना है, तो f ऑफ b माइनस लगा दिया हमने अपने आप से, इस वेरिएबल की जगह लोअर लिमिट a लिख देनी है, तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a। ये आपकी होती है थ्योरम 2, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, कि उस समय जो इसकी वैल्यू होगी सबसे पहले इसका क्या लेना है आपको, प्रति अवकलज यानी कि समाकल, फिर उस समाकल में x की जगह पे पहले अपर लिमिट, फिर माइनस x की जगह पर लोअर लिमिट आपको रख देना है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू ये आएगी, ये हमारी थ्योरम नंबर 2 है। सो दीज आर द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, दीज आर द 2 फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ कैलकुलस की a डैश x की वैल्यू किसके बराबर होगी, सीधे इस फलन के बराबर होगी। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर इसका प्रति अवकलज यानी कि इसका समाकल f है तो f ऑफ b माइनस f ऑफ a के बराबर होगी। ठीक है, ये दोनों थ्योरम्स हैं आपके। हाँ, इसमें जो एक बार बार हम बात कर रहे थे कि संतत होना चाहिए फलन, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए a कॉमा b में, तो उसका एक एग्जाम्पल मैं दिखाता हूं कि कहां पर और किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। मैं इसको हटा देता हूं, आप इसे जल्दी से नोट कर लें, मैं इसे रिमूव कर देता हूं यहां से। एक एग्जाम्पल करके मैं आपको दिखाता हूं कि प्रॉब्लम कहां आएगी अगर ये कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो। थोड़ा ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट x स्क्वेयर माइनस 1 dx फ्रॉम 2 to 3। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट x स्क्वेयर माइनस 1 dx फ्रॉम -2 to 3, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है और इसका समाकलन करना है मुझे। थोड़ा ध्यान से सभी लोग देखिए, ये x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 है। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूं, ये जो हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 1 अंडर रूट, इसमें रूट लगा हुआ है, तो ये वाला जो फलन है आप इसे ध्यान से देखें बेटा, ये वाला जो फलन है ये कब परिभाषित होगा, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, पूरा f ऑफ x की वैल्यू है। ठीक है, अब फलन f ऑफ x, फलन f ऑफ x परिभाषित होगा यदि, कब परिभाषित होगा आप खुद समझ सकते हैं कि इससे तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अंडर रूट के अंदर का जो नंबर है, इस नंबर की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी तो ही आपका फलन परिभाषित होगा। आप ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर रूट के अंदर का ये नंबर जो कि एक्स स्क्वेयर माइनस 1 लिखा हुआ है, अगर रूट के अंदर का ये नंबर एक्स स्क्वेयर माइनस 1 आपका 0 या 0 से बड़ा होगा
तब तो उसका हम स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, 0 से छोटी हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू, तो 0 से छोटा तो क्या होता है? नेगेटिव। अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0 से छोटी हो गई तो यहां अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ जाएगा और उस समय हमारा पूरा का पूरा फंक्शन कैसा हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। ये वाली बात को समझ में आई कि हमारा फलन परिभाषित बना रहे, इसके लिए व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? सो द नेसेसरी कंडीशन कि हमारा फंक्शन डिफाइंड बना रहे, इसके लिए ये है कि रूट के अंदर जो नंबर लिखा है उसकी वैल्यू या तो 0 होनी चाहिए या 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 0 भी हो गई तो हमारा पूरा फलन 0 हो जाएगा। लेकिन फलन का 0 होना परिभाषित होता है, अपरिभाषित नहीं है। और अगर ये 0 से बड़ा बना रहेगा तो हम उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। लेकिन अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू 0 से छोटी हो गई, नेगेटिव हो गई, तो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी एंड दिस वैल्यू विल बी इमेजिनरी एंड नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित हो जाएगा। तो हमारा फलन एफ ऑफ एक्स परिभाषित होगा यदि एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो कि रूट के अंदर लिखा है उसकी वैल्यू 0 या तो 0 से बड़ी हो, तभी हमारा फलन परिभाषित हो पाएगा। ठीक है, अब हमने इसको कैलकुलेट किया, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब आप मुझे बताइए एक्स की वैल्यूज के बारे में बात करिए, एक्स की कौन सी वैल्यूज के लिए उसका स्क्वायर 1 या 1 से बड़ा होगा? मैं आपको नंबर लाइन बना के दिखाता हूं। सपोज दिस इज द नंबर लाइन, दिस इज 0 -1 +1 -2 +2 -3 +3 ऐसा डॉट डॉट इंफिनिटी, और इधर भी ऐसा डॉट डॉट माइनस इंफिनिटी। ठीक है, हमारा फलन में x की कौन सी वैल्यूज आएंगी जिसके लिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 या 1 से ज्यादा होगी? थोड़ा सा सोचिए। इन सारी वैल्यूज के लिए 1 से अगर हम स्टार्ट करेंगे, -1 से, तो -1 या -1 से छोटी सभी वैल्यूज के लिए एक्स स्क्वायर का मान 1 से बड़ा या 1 के बराबर ही आएगा। आप कोई भी वैल्यू लिख के देखिए, -2 अगर लिख के देखेंगे तो -2 का स्क्वायर किया 4 आया, और 4 1 से बड़ा है। अब यहां से लेकर यहां तक कोई भी वैल्यू लिख के देखिए एक्स के स्थान पर, यह सेटिस्फाई करेगा उसको। अच्छा, दूसरा, इधर भी 1 से लेकर और यहां तक हम कोई भी वैल्यू यूज करें x के स्थान पर, उस समय भी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी ही आएगी। इट मीन्स हमारा जो फंक्शन है वो यहां पर डिफाइन है, यहां पर डिफाइन है, लेकिन इस इंटरवल पे हमारा फंक्शन डिफाइन नहीं है। ध्यान दीजिए, यहां पर हमारा फंक्शन डिफाइंड है, इस वाले इंटरवल पे हमारा फंक्शन डिफाइंड है, लेकिन इस वाले इंटरवल पे हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। आप चेक कर लीजिए ना, ये शर्त तभी लागू होगी जब x की वैल्यू -1 या उससे कम हो या +1 या उससे ज्यादा हो। अगर x का मान -1 से 1 के बीच में कुछ है तो यह शर्त लागू नहीं होगी। अगर यह शर्त लागू नहीं होगी तो हमारा फलन परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो बीच का इंटरवल आप देख रहे हैं, जहां पर मैंने डबल कर्व लाइन की हुई है, यहां पर हमारा फलन परिभाषित नहीं है। अब देखिए कि आपको इंटीग्रेशन किस इंटरवल पे करना है। आपको इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम -2 to 3। -2 कहां पर है? यहां पर। -3 कहां पर है? यहां पर। आपको जो इंटीग्रेट करना है फंक्शन को, वो -2 से 3 तक के बीच में यहां पर आपको फंक्शन को इंटीग्रेट करना है।
ठीक है, फंक्शन को -2 से 3 तक आपको इंटीग्रेट करना है। आप बताइए कितना अजीब है ना, -2 से 3 के बीच में जब हम इंटीग्रेट करने जाते हैं तो इस हिस्से में इतना पोर्शन तो ऐसा है जिसमें हमारा फलन परिभाषित ही नहीं है, और फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखा आपने, और ये गलत है कि जिस इंटरवल पे हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, परिभाषित ही नहीं है, हम उस इंटरवल पे भी फंक्शन को क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ये रॉन्ग है। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं होगा आप सोचने लगे कि अगर ये गलत है तो इसको इंटीग्रेट नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये इंटीग्रेट हो जाएगा और आपको कुछ ना कुछ आंसर भी दे देगा, लेकिन गलत है वो। क्यों गलत है, अब आप समझ सकते हैं, क्योंकि जिन दो लिमिट्स के बीच आप फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, उन लिमिट्स के बीच में थोड़ी सी लिमिट, तो थोड़ी सी जगह तो ऐसी है जिस इंटरवल पे हमारा फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो आप इंटीग्रेट कैसे करेंगे उसको। लेकिन आप जब इंटीग्रेट करने जाएंगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा, बट ये करना गलत तरीका है। लेकिन मैं आपको इसके लिए बता भी दूं कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके इंटरमीडिएट में वैसे बहुत कम चांस होते हैं, रेयर कंडीशंस ऐसी हों, शायद ही आपकी क्लास में इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आएगा। आपकी क्लास में इस प्रकार का कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, आपके नॉलेज को चेक करने के लिए इस प्रकार का क्वेश्चन दे देते हैं। बात समझ में आई? तो ये बात थी कि अगर फलन -2 से 3 तक में डिफाइंड ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं है, तो वो संतत नहीं होगा, और अगर संतत नहीं होगा तो आप ये सब कोई थ्योरम यूज नहीं कर सकते। इसलिए बार बार आपको बताया जा रहा था कि इफ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल a, b, बार बार इसलिए कहा जा रहा था। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ये है फंडामेंटल थ्योरम्स ऑन इंटीग्रल कैलकुलस। अब इसके बाद अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना। मैं एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखा देता हूं, बेहद इजी क्वेश्चन है, इस आधार पर सॉल्व करना इनको बहुत आसान है। बाकी सभी क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे। तो हम एक क्वेश्चन आपको लगा के दिखाते हैं, आप सभी लोग अच्छे से ध्यान से समझिएगा जरा। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 28। इस एग्जाम्पल का फर्स्ट पार्ट है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर डी एक्स फ्रॉम 2 to 3। ये क्वेश्चन है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए इसको कैसे करेंगे। आप देखिए यहां पर आपका जो फंक्शन है, इन क्वेश्चंस में आपको कोई ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने इंटीग्रेशन को 7.1 से लेकर 7.8 तक इंटीग्रेशन किया। हालांकि 7.7 तक आपने वैसे किया था, और 7.8 तो हमने योगफल की सीमाओं के रूप में किया हुआ है। लेकिन आप इंटीग्रेशन करने का हर तरीका, हर मेथड, हर टेक्निक आप सीख चुके हैं। तो आपको करना यह है कि जो भी फलन यहां पर आएगा, लिमिट को बिना ध्यान में रखते हुए, देखिए मैं क्या बता रहा हूं, लिमिट्स को बिना ध्यान में रखते हुए सबसे पहले इस फलन का समाकलन करोगे, जैसा आप 7.1 से लेकर के 7.7 तक करते आए थे। तो बिना लिमिट का ध्यान में रखते हुए एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल बताइए क्या होगा। x टू द पावर n का सूत्र लगेगा, उसका इंटीग्रल होगा x³ / 3। और जैसे ही इसका इंटीग्रल हो जाएगा, हम एक काम कर लेते हैं, इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फर्स्ट पार्ट है। मैं बिना लिमिट्स को ध्यान में रखते हुए
पहले मैं लिमिट को ध्यान में नहीं रखता हूं और बिना लिमिट को ध्यान में रखते हुए इसका इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। इसका इंटीग्रल होगा x³/3 और आप याद करिए इस फलन का इंटीग्रल जो भी आया है इसे ही मैं कैपिटल f(x) मान लूंगा। क्यों? अभी थोड़ी देर पहले याद करिए जब हम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ रहे थे तो फंक्शन स्मॉल f(x) का जो इंटीग्रल था उसको हमने कैपिटल f(x) माना था। तो ये स्मॉल f(x) की वैल्यू है, इसका जो इंटीग्रल है इसे हमने कैपिटल f(x) मान लिया। ओके, अच्छा अब आगे देखते हैं। अगर ये कैपिटल f(x) है तब सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस से दूसरी फंडामेंटल थ्योरम जो इंटीग्रल कैलकुलस की थी उसकी मदद से अब हम करेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ x² dx फ्रॉम 2 to 3। ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट है। हम इसके लिए क्या फॉर्मूला लगाएंगे? पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx फ्रॉम a to b इज इक्वल टू f(b) माइनस f(a). याद आया? सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम याद करिए। और यहां पर हम चाहें तो ऐसा कर सकते हैं f(x) इज इक्वल टू x², a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 3। इस पे अप्लाई कर देते हैं। f(x) की जगह पर क्या लिखना है? x² इंटू dx। a to b की जगह पे क्या लिखेंगे? 2 to 3 इज इक्वल टू, अब ये f(b) माइनस f(a) है, या इसे आप सबसे पहले ऐसे लिख दो f(x) फ्रॉम a to b इज इक्वल टू f(b) माइनस f(a). अब हम वैल्यू लिखेंगे तो f(x), कैपिटल f(x) की जगह मुझे क्या लिखना होगा? x³/3। इसको हमने लिखा x³/3 फ्रॉम a to b फ्रॉम 2 to 3। ओके, अब ये जो फंक्शन है इस फंक्शन में आपने x की जगह पहले अपर लिमिट लिखा, फिर माइनस x की जगह लोअर लिमिट लिखा, कैलकुलेट किया ना, वही काम हम भी कर देते हैं। आपने इस फंक्शन में पहले x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे तो x की जगह अपर लिमिट लिखेंगे तो 3³ माइनस लगाया, फिर इसी x की जगह लोअर लिमिट लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2³ इस तरह से जब सॉल्व करेंगे 3³ कितना हुआ? 27/3 माइनस 8/3। अब 27/3 माइनस 8/3 सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 27 में 8 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 19/3। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ x² dx फ्रॉम 2 to 3। अब बेटा ध्यान से देखिए, हम चाहें तो इस क्वेश्चन को हम सिर्फ 2 लाइंस में सॉल्व करके आंसर निकाल के आपको बता सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अभी अभी फंडामेंटल्स थ्योरम्स पढ़ी हुई हैं इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको उनका यूज करना सिखाया जाए। उनको कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे आप उनका एप्लीकेशन देखेंगे, सीखेंगे, ऐसे करना है। तो क्या करना है? सबसे पहले जब आपको क्वेश्चन मिलेगा f(x) a और b डिसाइड कर लेंगे कि क्या है। इसके बाद बिना लिमिट के इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे तो इसका जो इंटीग्रल आएगा उसे कैपिटल f(x) मान लेंगे। फिर सेकंड फंडामेंटल थ्योरम यूज कर लेंगे। ये उसका फॉर्मूला था, ये उसका पूरा फॉर्मूला था, सभी बच्चों को याद आ रहा होगा, अभी लिखा था हमने सब वैल्यूज उनकी जगहों पर लिख दी। वैल्यूज लिखने के बाद हमने सबसे पहले x की जगह अपर लिमिट लिखा, माइनस इसी x की जगह लोअर लिमिट लिखा, सॉल्व करके आंसर निकाल लिया एंड द आंसर इज 19/3। दिस इज आवर आंसर।
ओके, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह से आगे के और भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। सारा कुछ बहुत आसान है। आप चाहें तो मैं एक क्वेश्चन और थोड़ा सा इजी आपको करके दिखा देता हूं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं इसको हटा देता हूं यहां से, ताकि आपको थोड़ी सी बातें और क्लियर हो जाएं। एक क्वेश्चन मैं और आपको करके दिखाता हूं। अभी मैं ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं, एक छोटा सा ही क्वेश्चन मैं ले लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx 1/x dx फ्रॉम 2 to 3। इसमें भी लिमिट्स 2 to 3 आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले क्या करना है बताइए। सबसे पहले करना है f of x कितना है यहां पर, दैट इज 1/x। व्हाट इज लोअर लिमिट 2 एंड अपर लिमिट 3। ओके, अब सबसे पहले मैं बिना लिमिट के इस फंक्शन का इंटीग्रल निकाल लेता हूं। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू, आप चाहें तो और भी अच्छे से लिखें, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx। हम बिना लिमिट का कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, एंड यू ऑल नो वेरी वेल दैट व्हाट विल बी द इंटीग्रल ऑफ 1/x dx, इट विल बी log x। ओके, और आपको याद होगा f of x का जो इंटीग्रल है उसी को हमने क्या माना था, कैपिटल F of x माना था। सभी बच्चों को याद आ रहा होगा ये। तो हमने इस बार भी ये जो इंटीग्रल, जो इसका इंटीग्रल ये आया है, इसको हमने f of x मान लिया। ठीक है, अब सेकंड फंडामेंटल थ्योरम यूज करेंगे। फ्रॉम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, फ्रॉम सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। क्या फॉर्मूला था, इंटीग्रेशन ऑफ f of x dx फ्रॉम a to b इज इक्वल टू, सबसे पहले मुझे इस f of x का इंटीग्रल लिखना है, उसके बाद ये लोअर और अपर लिमिट यहाँ लगानी है, और इसकी वैल्यू आप सभी जानते हो, f of b माइनस f of a करना है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन f of x सारी वैल्यूज लिख दो। 1/x dx फ्रॉम 2 to 3 इज इक्वल टू, सबसे पहले इंटीग्रल लिखो। f of x की वैल्यू क्या आई है, log x, तो हमने इसकी जगह पे लिखा log x, और लोअर लिमिट और अपर लिमिट 2 to 3। अब क्या करना है, f of b माइनस f of a। थोड़ा ध्यान से देखें, f of x की वैल्यू ये है, तो f of b की वैल्यू क्या होगी, x की जगह पे b लिख देंगे, फिर माइनस f of a की वैल्यू, तो x की जगह a लिख देंगे। बस ये करना है। तो इसमें पहले x की जगह पर, इसमें x की जगह पर अपर लिमिट लिखिए log 3 माइनस, इसी में अब x की जगह लोअर लिमिट लिख देंगे, तो log 2। इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो log m माइनस log n, log m अपॉन n, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस का यूज करके बताया है। अदरवाइज हम बार बार अब इसको नहीं करा करेंगे, हम इसका आंसर 2 से 3 लाइंस में निकाल सकते थे इतने छोटे क्वेश्चन का, मुझे ज्यादा इसमें मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। तो आपने आज देखा एरिया फंक्शन किसको बोलते हैं, आपने आज देखा कि फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या होती है, आपने देखा कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या होती है, आपने देखा कि बार बार हम उसमें एक क्लोज्ड इंटरवल में x को कॉन्टिन्यूअस, फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस क्यों बोल रहे थे, उसका भी रीजन हमने आपको बताया। और उससे रिलेटेड हमने 2 क्वेश्चंस भी आज आपको करके दिखाए, जिनमें प्योरली हमने सेकंड फंडामेंटल थ्योरम का यूज किया है। आप भी यूज करना सीख लीजिए, क्योंकि यूज करना आपको आना चाहिए। क्वेश्चन आप इसमें से पूरा ये प्रोसीजर यूज करके लगाइए मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखेंगे हम भी जब आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बार बार इतना लंबा मेथड हम यूज नहीं करेंगे।
हम छोटे रास्ते से इसको सॉल्व कर दिया करेंगे, लेकिन आपको आना चाहिए उसका प्रयोग करना। तो आज हम लोग अपनी मैथमेटिक्स में इतना ही रखेंगे, आगे और भी पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास पे। तो चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर पे। थैंक यू।